इंस्पिरेशनल टॉक विथ इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के इस एपिसोड में फिर से स्वागत है। एक पुस्तक है मेरे हाथ में वो लम्हे, और इसकी रचयिता कवित्री हैं डॉक्टर अनीता शर्मा जी, और जो हमारे सामने बैठी हैं। तो मैम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और इसका मैं शुरुआत इन्हीं की एक कविता है, वर्तमान शिक्षण प्रणाली। हुआ जोर शोर से ये ऐलान, सभी बच्चों को देंगे ज्ञान, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अवश्य पहुंचाएंगे स्कूल, तो शुरू हुआ फिर विद्यालय चले हम अभियान। मैम शिक्षिका के साथ साथ बहुत बड़ी समाज सेवी साहित्यकार हैं, बहुत सारी पुस्तकें इनकी आई हैं। उन्हीं की पुस्तक से कविता मैंने पढ़ी, और मैम को अपने अच्छे विलक्षण प्रतिभा के कारण राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है, तो उसकी भी बधाई मैं इस कार्यक्रम में फिर से आपको दूंगा। सबसे पहला चीज मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि आप इस विद्यालय लक्ष्मी नगर मध्य विद्यालय जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय भी हुआ है, इसमें आप कब ज्वाइन की शिक्षिका के रूप में? 13 जुलाई 2001, और तीसरी पोस्टिंग मेरी लक्ष्मी नगर में। 1 साल के अंदर मेरे ये 3 तबादला हुआ था। जब मैम आप यहाँ आई तो प्रारंभ में आपको इस विद्यालय को और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की दशा को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? देखिए, मेरे घर में तो सारे लोग सरकारी शिक्षण में ही हैं। सौभाग्यवश मेरी माताजी यानी सास ससुर, मेरे पति, देवर, ननद सभी सरकारी शिक्षक हैं। अच्छा। तो माँ पिताजी को तो मैंने शुरू से देखा था, और सरकारी विद्यालयों की स्थिति भी मैं देख रही थी। एक बार मैं माँ का कुछ काम करने के लिए सिद्धोड़ गई थी, तो जब स्कूल हमने ढूंढना शुरू किया तो स्कूल का नाम कोई नहीं बता पाया कि वो कौन सा स्कूल है। पकौड़ी स्कूल के नाम से और झोपड़ी स्कूल के नाम से ही सरकारी विद्यालयों को जाना जा रहा था। घटना मुझे लगता है कि ये 98-97 की होगी। तब कहीं मन में एक बात आई कि बीएड मैंने किया है, और अगर मैं शिक्षिका के पद पर जाऊंगी, विद्यालय का नाम तो जरूर बदलूंगी। अपने भी विद्यालय को विभाग जो है वो गड्ढा स्कूल के नाम से जानता था। आने के बाद 4 कमरे का, महज 4 कमरे का विद्यालय था, 2 एक तरफ, 2 मैदान के एक तरफ। तो ये जो ख्याल आया विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को सुधारने का, जो ये आप जब बीएड कर रही थी और करने के बाद, और जो आपकी पारिवारिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि थी, वहीं से ये विचार उपजे। फिर जब आप यहाँ आई तो इस विद्यालय के संदर्भ में मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस विद्यालय की जब दशा आपने ऐसी देखी तो मन में कब और किस तरह के विचार आए, और क्या प्लानिंग था कि किस तरह से इसको हम सुधारेंगे? मैं जब 2001 में यहाँ आई तो ये विद्यालय क्लास 7 तक था। 1 साल 6 महीना कहिए तो मैंने क्लास 2 में क्लास टीचरशिप की। उसके बाद सीनियर शिक्षकों का तबादला हो गया, और मैं फिर सितंबर से आ गई क्लास 7 में। तो स्वाभाविक है कि 6-8 महीने बच्चों के साथ जब रही मैं, तो कुछ बच्चों को मैंने देखा कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं पर पेरेंट्स बाहर भेजना नहीं चाहते। तो वो 3-4 महीने तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अगले वर्ष पुनः जब ये एक आई बात, तो एक गार्जियन है वहीं लक्ष्मी नगर के झगरू भगवान के पास में, उनकी 2 लड़कियां थी, बेटियां पढ़ना चाह रही थी, माँ भेजना नहीं चाह रही थी। तो उन्होंने बहुत, मैंने जाकर के कहा तो बोले आप गारंटी लेंगे क्या मेरी बेटी की? मैंने कहा जरूर लेंगे। फिर बच्चे को मैंने अलग से समझाया। 1.5 साल में थोड़ा सा बच्चा क्लास टीचर के रूप में मुझे मानने भी लगा था। तो बच्चे को मैंने समझाया कि बेटा देखो मैं गारंटी ले रही हूँ, आप बीपीएम में पढ़ने जाओ। तो इस तरह से बच्चे गए, लेकिन मैंने ये बात अपने पदाधिकारी के सामने रखी, तो उनके हाथ में था, तो उन्होंने अगले साल से ही हमारे विद्यालय को 8 कर दिया। अच्छा। पहले 7 से 8 हुआ विद्यालय। अच्छा, पहले 7 तक ही था और 8 8। हाँ, आप जब आई और ये सब जो आपने सरकारी महकमे तक इन बातों को पहुंचाया, तो आपके स्कूल को एक क्लास और अपग्रेड किया गया। तो क्लास 8 तक ये विद्यालय हुआ। उसके बाद फिर वही समस्याएं तो वही थी कि बेटियों को पढ़ने माँ लोग जाने नहीं देना चाह रही थी। तो ऐसे 2008 में अपग्रेड हुआ विद्यालय। और विद्यालय के बारे में देखिए, एक आप भी शिक्षक हैं, आप जान रहे हैं कि पहले किसी चीज़ का कोई आकर्षण होना चाहिए। अगर बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर टूटी फूटी है, गायें आकर मैदान में, मैंने बरामदे में गोबर करके जा रही है, वो एक शैक्षणिक माहौल सही नहीं होता। तो ये था कि जब समस्याएं मैंने अपने पदाधिकारियों तक पहुंचाई, तो उस समय उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और
एटलीस्ट विद्यालय को ग्रिल कर दिया गया, थोड़ा रंग पुतन का मिल गया, तो थोड़ा सा आउटलुक बदला और शिक्षक थे, पढ़ाई होने लगी। तो अगल बगल के विद्यालयों तक ये बात पहुंची कि भाई यहाँ फ्री है और यहाँ हमको फीस देनी पड़ती। आपकी इन बातों से ये तो प्रकाश में आई बात की सबसे पहला चीज जो अनीता मैम ने किया कि पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विद्यालय की तरह दिखे और फिर वहाँ माहौल पढ़ने वाला हो और इस बात की खुशबू समाज में फैले कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, सच में विद्यालय है। तो ये प्रयास सब जब आप कर रही थी मैम अपने स्तर से, तब आपको समाज में, आप जब इस समाज के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं तो आपके मन में भी रहा होगा कि समाज हमें कुछ दे, समाज से आपकी अपेक्षाएं रही होंगी और इस क्रम में आपने दो चीज़ अनुभव किया होगा कि जो लोग हैं वो आपके कार्यों की उपेक्षा भी कर रहे होंगे और सम्मान भी कर रहे होंगे, सराह भी रहे होंगे। तो इन दोनों ही विषय पर हम आपका विचार लेना चाहेंगे। देखिए, आप जब किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि टांग खींचने वाले भी होते हैं। हो सकता है बस्ती में किसी को लग रहा होगा कि मैं राजनीति कर रही हूँ, क्योंकि लक्ष्मीनगर फुटबॉल मैदान पूरे जमशेदपुर में राजनीति के लिए फेमस है कि कोई भी बात हो तो यहाँ से राजनीति उठती है। तो शायद लोगों को ऐसा लगा होगा, लेकिन कालांतर में वर्ष 2 वर्ष अगर आप मेहनत से कहीं जुड़े हुए हैं और रिटर्न आपको कुछ नहीं चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी ईमानदार कोशिश लोगों तक पहुंचती है। फिर मेरे साथ बहुत लोग आए बस्ती विकास समिति में, जैसे आपने कहा नरेंद्र शर्मा जी, गुल्लू महतो जी, यहाँ तक कि अपने स्वर्गीय सरदार रामपुकार राय जी, इन्होंने ये भी कहा कि अगर विद्यालय को मैडम आप अपग्रेड करवा देंगे तो मैं अपना भवन अनुदान में दे दूँगा। उस समय श्रम मंत्री आदरणीय रघुवर दास जी का आगमन हुआ था विद्यालय में और 2009 में इन्होंने दे भी दिया अपना 7 कमरे का विद्यालय। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर लिख के दिया है, उनकी लिखावट आज भी मेरे पास है कि मैं अनीता शर्मा के काम के चलते लड़कियों के पठन पाठन के लिए यह भवन अनुदान में देता हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात हुई कि मैम के आने से, अनीता मैम के आने से इस विद्यालय का न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, न केवल शैक्षणिक माहौल, सामाजिक स्तर पर भी यह बात फैली कि यह केंद्र सच में शिक्षण का केंद्र है और उसका परिणाम मिला कि इन्हें वो 7 कमरों का प्राइवेट भवन स्कूल को दिया गया और उनके व्यक्तित्व से और कृतित्व से प्रभावित होकर दिया गया। तो जब मैम आपके प्रयास से ये सब बदलाव आ रहे थे, आपको ये विद्यालय के लिए 7 भवनों का अनुदान मिला, आपके विद्यालय को सरकार की तरफ से 2009 में अपग्रेड भी किया गया उच्च विद्यालय में, इन सब प्रयासों को होता देखकर आपको कैसा महसूस हुआ उस दौरान? बस जैसे एक माली को अच्छा लगता है जब उसका लगाया हुआ पेड़ फलने फूलने लगता है। बहुत अच्छा मैम, एक वाकया है 2009 में आपके विद्यालय को अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 2015 तक उसमें उच्च विद्यालय के शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हुई थी और वो पूरा भार, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अगर मैं गलत ना हूँ तो वो पूरा भार आपके कंधे पर और बाकी शिक्षकों के कंधे पर था। तो 2009 से 2015 तक उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिना एक शिक्षक का चला और फिर भी उस दौरान उसका, इस विद्यालय का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो आप लोग अपना जो मध्य विद्यालय था उसके साथ साथ इस उच्च विद्यालय को 6-7 सालों तक कैसे चलाएं? देखिए, मेरी नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक में हुई है और प्राथमिक शिक्षक का मतलब ही माना जाता है वो सब काम करने वाला होगा, पल्स पोलियो की दवा पिलाने से लेकर स्कूल का भवन खोलने वाला भी होगा। और विद्यालय का काम मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरा टीम वर्क होता है। इतनी टीम में इतने अच्छे अच्छे शिक्षक रहे हैं हमारे यहाँ। इवन जो 12 शिक्षक थे उनकी क्वालिटी ऐसी थी कि वो 9-10 को जाके मैथ साइंस पढ़ाते थे। तो शिक्षकों की ज्ञान की कमी नहीं हुई, तो स्वाभाविक था कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिली। और एक जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट थोड़ा सा मैंने संभाला कि कहीं फॉर्म भी भरना है बच्चों का तो खुद भर दिए, किसी की मदद लेके रांची तक पहुंचवा दिए, जमा करवा दिए, काम होता रहा। थोड़ा अलग चाहिए कुछ तो अलग एफर्ट लगाना पड़ता है। तो हमने ये जाना कि 2009 से 2015 तक बिना किसी शिक्षक के पदस्थापना के भी इन्होंने अपने स्कूल के साथ साथ उच्च विद्यालय का भी पोषण किया और बच्चों को पढ़ाया और साथ ही साथ खुशी हुई कि पहली बार विद्यालय में
झारखंड मैट्रिक परीक्षा में बच्चों का 90% से अधिक अंक आने लगा और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। अब तो वहाँ शिक्षक बहाल हो भी गए हैं। तो प्रारंभिक स्तर में जब आप लोगों के प्रयास से 90% से ऊपर बच्चे लाने लगे, तब की फीलिंग आप जरूर बताएं। मैंने आज तक बच्चों को कभी भी अपने बच्चों से इतर नहीं देखा है, क्योंकि हनुमान नहीं हूँ कि मैं दिल खोल के दिखा दूँ। पर आज की डेट में मेरी बेटी पीएचडी की डिग्री लेने जा रही है, मिल गई है उसको, 30 तारीख को उसका कन्वोकेशन है। मैं जितना खुश उसकी डिग्री को लेकर हूँ, मैं उतने ही खुश अपने बच्चों को भी लेकर के थी कि मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। जब आप स्कूल में शिक्षिका हैं और अपने स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखते हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चों में वो ललक जगती है और ऐसा परिणाम मिलता है, और उसी का परिणाम है कि आज स्कूल नाम कर रहा है। इसके साथ साथ चूँकि मैम आप साहित्यकार हैं, आपकी अनेक पुस्तकें निकली हैं और 2 पुस्तकें आपने मुझे गिफ्ट की थी। एक पुस्तक जो वो लम्हे मैम का हम लेकर बैठे हैं, ये मैम ने हमें दिया था, और एक दूसरी पुस्तक है चिंता और चिंतन। ये 2 किताबें मेरे पास हैं मैम, मैंने कुछ हिस्सा पढ़ा है। और फिर हमने जाना कि आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में साहित्यिक चेतना भी जगाए, और कई बच्चे इस स्कूल के भी कवित्री बने, और मैम ने अपने साथ साथ उन बच्चों की भी पुस्तकों को छपवाया, उनका विमोचन करवाया, और साथ ही बच्चों में एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़, नाटक का आना, नाटक में भाग लेना, खेलकूद में भाग लेना, इन सब में भी रुचि आपने पैदा करवाई। तो ये आपके मन में कैसे आया? इसके लिए आपने क्या प्रयास किए कि बच्चों में पढ़ाई के इतर ये साहित्यिक चेतना और अन्य क्रियाकलापों पर भी ध्यान जाए? हर बच्चे सरकारी में पढ़ने वाले हो, निजी विद्यालय में पढ़ने वाले हो, सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है जी। और हमारा काम बच्चों का समग्र विकास करना, सिर्फ किताबी शिक्षण देना नहीं था। तो बस यही कारण था, मैंने बच्चों की रुचि देखी। मुझे याद है कि मैं क्लास 7 की एक बच्ची ने पहले शिक्षक दिवस पर मुझे इम्प्रेस करने के लिए, या शायद वो मुझसे प्रेम करती थी, इसलिए उसने कविता सुनाई थी। और कविता की 4 पंक्तियाँ कुछ इस तरह से थी कि जब भी सफलता मिलती है मैं इनके गले लग जाती हूँ, पता ही नहीं चलता कब मैम से माँ कह जाती हूँ। और उसका मैम से माँ कह जाना, इतने बच्चों की माँ मैं अनायास बन गई। तब बच्चों को मुझे लगा कि अगर बच्चे कुछ लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको, मैंने क्या, हीरे को जैसे तराशने की बात होती, तो मैं तराश सकती हूँ और कुछ नहीं। बाकी तो प्रतिभाएं उनमें खुद है, मेहनती वो खुद है। और इसी का परिणाम है कि बच्चे रचनाशील बने हैं। तो विद्यालय में न केवल पढ़ने की ललक जगी, बल्कि उनके अंदर की जो रचनात्मकता थी उसका भी विकास हुआ। तो उसके लिए भी हम लोग बस्तीवासी और समाज इन्हें याद करेगा मैम को। और इन्हीं सब क्रियाकलापों का प्रभाव रहा कि इनकी खुशबू विभाग में काफ़ी दूर तक गई, और मैम राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त की, जिस पर हमें गर्व है पूरे जमशेदपुर वासियों को, झारखंड को। तो मैम, जब आपको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और फिर जब वो मिला, तो हम समझ सकते हैं कि वो लम्हा आपके लिए कैसा होगा। फिर भी आपके मुख से हम चाहेंगे कि आप उस अनुभव को साझा करें। जब अनचाहे आपको कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल हो जाए जिसका कि कोई जोड़ नहीं है, तो वहाँ भाव भी बिल्कुल संज्ञा शून्य हो जाते हैं, शब्द गुम हो जाते हैं। बस उस फीलिंग को मैं फील करती रही जब मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से अपना पुरस्कार ग्रहण कर रही थी। वो बहुत ही सुखद क्षण था मैम, हम सबों के लिए, पूरे जमशेदपुर के लिए। मैम, जब आप इतना कार्यक्रम विद्यालय के लिए आपने सर्वस्व न्यौछावर किया, विद्यालय इस ऊंचाई तक पहुंचा भी, बहुत कुछ लगा, फिर भी मन में कोई ऐसी कसक हो कि आप चाह रही हैं जितना ऊंचाई तक ले जाना, कुछ कमी हो जो हो जाती तो आपको पूरी तसल्ली देती? देखिए, कुछ विभागीय प्रक्रिया है या नीतियों का निर्धारण समय समय पर कुछ ऐसा हुआ कि योग्यता रहते हुए भी मैं प्राथमिक शिक्षिका के पद पर ही हूँ। एक टाइम बाउंड प्रमोशन मुझे मिला है, इसके अलावा मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिला। सरकारी है, आप भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हस्ताक्षर मायने रखता है। मैं बहुत सारे निर्णय ऑफ द वे जाकर भी ले लेती हूँ, लेकिन हस्ताक्षर नहीं मायने रखता है। तो अगर शायद मेरा हस्ताक्षर होता तो आज मेरा विद्यालय, जिसको मैं कंपोजिट स्कूल के रूप में देखती हूँ, 1 से 10 एक ही प्रांगण में, वहाँ रिजल्ट भी
100% होता मैट्रिक का, एक भी बच्चा फेल नहीं करता। मेरी आज भी इच्छा है कि ना केवल 100% रिजल्ट हो, बल्कि मेरे बच्चे 100% फर्स्ट डिविजनल हो। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी मैम, और मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि आप इस विद्यालय को भविष्य में किस ऊंचाई तक ले जाने का सपना देखती? बच्चों को रोज क्लास में ईमानदारी और देश प्रेम पढ़ाती हूँ। और सौभाग्य मेरा ऐसा है कि हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी मेरा जुनून भी है। मैं पीएचडी की हूँ सोशल स्टडीज़ में, पर हिंदी के लिए मेरा प्रेम ऐसा जगह कि मैंने 2013 में हिंदी में एमए किया इग्नू से जाकर के। और जब पढ़ाने के लिए पुस्तक मिलती है तो पहली कविता 8वीं कक्षा की पुष्प की अभिलाषा पढ़ाती हूँ। 7वीं कक्षा में चाहता हूँ मन समर्पित तन समर्पित पढ़ाती हूँ। तो जिस भाव को मैं बच्चों में जगाना चाहती हूँ वो मुझे पढ़ाने के लिए भी मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे आने वाले समय में देश के लिए ईमानदार और सशक्त युवा साबित होते हैं। तो मैम, आपने जैसा कहा आपका सपना है कि बच्चों में देश प्रेम की भावना जगे, तो मैं आप ही की पुस्तक से आप ही की एक कविता इस बात के साथ समापन करूंगा कि बच्चों में देश की भावना जगे। तो मैम ने एक कविता लिखी है, मेरे देश मेरे भारत तुझे नमन है, जहां आकाश में अटखेलियां करता पहरेदार हिमालय है, जहां वसुंधरा को सस्य श्यामल करती गंगा यमुना की धाराएं हैं, जहां युगों युगों से अमर प्रेम की निशानी धवल ताजमहल है, जहां के कण कण में व्याप्त जन गण मन का मधुर संगीत है, जहां परंपराओं में श्रेष्ठ परंपरा अतिथि देवो भव आज भी है, मेरे देश मेरा भारत तुझे नमन है। तो मैम की जो ये अभिलाषा है, जो सपना है कि बच्चों में देश प्रेम की भावना जगे, 100% रिजल्ट आए, तो मैम का ये सपना जरूर पूरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, अभिलाषाओं के साथ कि मैम ने जो सेवा की है उसको हम बस्तीवासी ताउम्र याद रखेंगे, और साथ ही साथ मैम के प्रयास को सैल्यूट करते हैं। और मैम, आप इतना समय निकाली और मेरे इस कार्यक्रम में आपने अपने अनुभवों को साझा किया, इसके लिए हम हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ, माँ भारती को नमन करती हूँ।